हेलो एवरीवन, दिस इज सिल सोनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिससे आपको सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो और चाहे KVS हो, कहीं भी हो, आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने टॉपिक पे। कोहलवर के नैतिक सिद्धांत। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ कोहलवर। कोहलवर एक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिसने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलवर ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है कि नैतिक विकास का को किसने दिया, तो कोहलवर ने। अब आते हैं नैतिकता। अब आते हैं नैतिकता क्या होता है। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, नैतिकता आखिर होता क्या है। ठीक, यहाँ पे आते हैं मॉरलिटी। ठीक है, मॉरलिटी क्या होती है। नैतिकता व्यवहार जन्म से नहीं होता। नैतिकता मॉरलिटी जो होती है वो जन्मजात नहीं होता, जन्म से नहीं होता, उसे समाज के परिवेश में रहकर सीखा जाता है या फिर अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक औपचारिक रूप से अपने आसपास तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। सर्वप्रथम बच्चे का जो मॉरलिटी डेवलपमेंट होता है वो आस पड़ोस से, मतलब सोसाइटी से, आस पड़ोस से और स्कूल से होता है। बच्चे में ये गुण जो होता है आस पड़ोस में रहकर आता है, चाहे स्कूल में इसका मॉरलिटी जो डेवलप करती है वो स्कूल में जाकर होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा आचरण वो अच्छा या बुरा आचरण समाज से ही सीखता है। वो अच्छा बुरा जो भी चीज़ सीखता है वो समाज से ही सीखता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे ये पहले से पता नहीं होता है, ये चीज़ समाज में रहकर उसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए विकास की प्रक्रिया वातावरण के महत्वपूर्ण है। इसलिए विकास की प्रक्रिया में वातावरण का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जो होता है विकास, जो डेवलपमेंट होता है उसमें ना समाज का, वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसे यह वह गुण है जिसे हम सही या गलत की पहचान करते हैं। यह वह गुण है जिससे हम सही और गलत की पहचान करते हैं। ठीक, अब आते हैं नैतिक दुविधा में आने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, तब आपको समझ में आएगी ये नैतिक दुविधा होती क्या है। ठीक है, जो इस कोहलवर का क्या था, वो अपने एक्सपेरिमेंट को एक और उसको लोगों को समझाने के लिए एक छोटी छोटी स्टोरी में डिवाइड कर देते थे और स्टोरी के थ्रू समझाते थे। पहले स्टोरी सुना देते थे, फिर उससे वो मतलब जो होता है तो क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को निर्णय लेते थे। इसलिए उनकी एक स्टोरी बहुत ही फेमस है जो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। यूरोप की एक महिला थी जो मौत के कगार पे थी। डॉक्टर ने राय दिया कि एक दवाई है जिससे तुम्हारी पत्नी को बचाया जा सकता है। ठीक है, एक दवाई है जिससे तुम्हारी पत्नी को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो उसका क्या नाम था, हिंज, उसके पति का नाम हिंज था। तो वो हिंज सोचता है कि आखिर ऐसी कौन सी दवाई है, अगर जहाँ से कहीं से भी होगा मैं उसको अरेंज करूँगा, लाऊंगा अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो डॉक्टर बताता है कि वो जो एक तरह का रेडियम है जिसकी खोज एक शहर के फार्मिस्ट ने तभी किया था, उसी समय किया था। पहले से उस दवाई का नहीं था, उसका जो उसी समय बनाया गया था। दवाई बनाने वाले को उस दवाई बनाने में बहुत सारा खर्च हुआ था, तो दवाई वाला उसके लिए तो दुगना तिगना दाम तो लेगा ही। जो बात है, जो मतलब समझने वाली बात है। तो क्या दवाई वाले ने मतलब दुगना तिगना ने 10 गुना ज़्यादा रेट उस दवाई की रख दी। अब हिंज तो उतने पैसे वाला था नहीं, उसके पास पैसे तो थी नहीं। ऐसे ही वो कंगाल हो गया था इलाज कराते कराते।
फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा ठीक है मैं मतलब लाऊंगा। तो उसने वो दवाई दुकानदार के पास जाता है और उसको बोलता है दवाई के लिए वो कहता है। तो दवाई उसका रेट के जितने रेट होती है हिंज के पास उसके उतने पैसे होते नहीं हैं। तो हिंज क्या करता है, अपने रिश्तेदार अपने आसपास जितने भी होते हैं हर आदमी से पैसे जुटाने की कोशिश करता है और तब जाकर जहाँ से जितने भी पैसे इकट्ठे हो पाते हैं तो फिर वो दुकानदार के पास जाता है। तो दुकानदार को बोलता है मैं इन्हें इतने पैसे जुटा लिए। तो फिर दुकानदार बोलता है कि जितना वो रेट रखा था उसका 1% मतलब हाफ लगभग कर लेता है वो, लेकिन वो पूरे पैसे नहीं कर पाता है। तो उसने कहा, वो कहता है कि आप इतने पैसे रख लो और मैं बाद में पैसे दे दूँगा, अभी मेरी वाइफ को बहुत ज़रूरत है, वो मौत के कगार पे, आप मुझे उसे दवाई की बहुत ज़रूरत है। तो दवाई दुकानदार तैयार नहीं होता है, उससे साफ मना कर देता है कि नहीं पहले पूरे पैसे दो तभी जाकर मैं दवाई दूँगा। हो गया। अब हिंद सोच में पड़ गया कि अगर दवाई नहीं मिली तो मेरी पत्नी की मौत हो जाएगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दवाई खरीद पाऊँ। तो और सारी कोशिश भी कर लिया मैंने, सारे एफर्ट लगा दिए जितने भी थे, आस पड़ोस सबसे मांग कर देख लिया, सब रिश्तेदार से, पर पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर नहीं दवाई आई तो मेरी वाइफ तो मर जाएगी और तो कुछ उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हिंज क्या करता है, चोरी कर लेता है, दवाई दुकान तोड़कर चोरी कर लेता है। क्या करता है, चोरी कर लेता है, दुकान में चोरी करता है। अब जो है इस स्टोरी के आधार पर कोहलवर्ग पूछते हैं कि उसने गलत किया या सही किया। मतलब उनकी दो बातें, उसने कोहलवर्ग ने दो बातों पर बल दिया कि हिंज, यहाँ पे क्या हुआ, हिंज अगर चोरी करता है तो जेल में जाता है, चोरी किया तो जेल में जाएगा, और अगर नहीं चोरी करता है तो वो उसकी वाइफ मर जाती है। यही है, यही इस कहानी का मतलब यहाँ पे इसी चीज़ को जो है कोहलवर्ग जो है ना, इसी चीज़ को समझाने के लिए सही गलत में दुविधा क्या है, ये एक मतलब चोरी किया तो चोरी किया तो जेल जाएगा, नहीं किया तो मतलब वो नहीं किया तो बीवी मरेगी। तो यही चीज़ था जिसका कोहलवर्ग का समझाने का यही मतलब था। ठीक है, तो अब फिर आते हैं नैतिक दुविधा। अब इस चीज़ को समझते हैं, अब ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। नैतिक दुविधा, मॉरल, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। सही और अब इसलिए यही बात हुआ, हिंज को क्या था, सही और गलत में सोच नहीं पा रहा था कि क्या गलत है क्या सही है, क्या करूं, अगर चोरी करता हूं तो जेल जाता हूं, नहीं करता हूं तो वाइफ मरती है। यही होती है मॉरल डिलेमा, इसी को कहते हैं मॉरल डिलेमा। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या आता है, अब इसे समझते हैं। मॉरल रीजनिंग, जिसमें सही और गलत में किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी चुनी, हिंज ने क्या चुनी, चोरी, क्योंकि सही और गलत में किसी एक को चुनना। कि अगर किसी चीज़ को चुनना हो, जैसे इसे कैसे इसे समझते हैं नैतिक तर्क। अगर मतलब किसी को, एक लड़का एक लड़की है जिसे शादी करनी है कि उसे, अब क्या है, लव मैरिज, मतलब माता पिता कह रहे हैं कि तुम्हें अरेंज मैरिज करेगी और लड़का चाह रहा है कि लव मैरिज करेंगे, निक वो चाह रहा है। तो क्या हुआ, अगर वो माँ बाप को बताएगा, उस लड़की के बारे में बताएगा, तो माँ बाप उसकी अरेंज मैरिज करा देंगे, ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से शादी करा देंगे। लेकिन लड़का क्या चाह रहा है कि उसकी शादी उसके पसंद से हो। तो क्या होगा, और तो लड़का क्या कर रहा है, अगर बता दूंगा तो शादी होने नहीं देगा, इसलिए वो क्या करता है, लव मैरिज कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या चुना, मतलब उसने सही और गलत में जो भी चुनना होता है तो उसे यही सही लगा, उसके हिसाब से ये चीज़ सही है, क्योंकि अगर माँ बाप को बताएगा तो वो उसे करने नहीं देगा, तो उसके अनुसार जो सही लगा उसे चुनना। यही होता है मॉरल रीजनिंग। अब आते हैं, कोहलवर्ग ने नैतिकता को 3 लेवल में बताया है। कोहलवर्ग ने नैतिकता को 3 लेवल में बताया। आप समझते हैं क्या क्या इसने लेवल को बताया है। तो आते हैं
प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये 4 से 10 साल तक होता है, 4 से 10 ईयर, 4 से 10 ईयर। इस अवस्था में समझते हैं क्या होता है, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है, यानी बच्चे के सही और गलत पता नहीं होता, ठीक है। नैतिकता शून्य होती है, बच्चे को सही गलत का पता नहीं होता है। उस तरह नैतिक दूसरे लोग, इसमें मतलब जो होता है ना, मतलब दूसरे लोगों पर मतलब बात पे चलता है। नैतिकता शून्य होती है, सही गलत का पता नहीं है, जो बोल दिया सामने वाला सही है तो सही है, बोल दिया गलत है तो गलत है। इस अवस्था के 2 पार्ट हैं, इस अवस्था के 2 पार्ट हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। फर्स्ट क्या है, दंड एवं आज्ञा। दंड एवं आज्ञा, पनिशमेंट एंड ऑर्डर। इसमें बच्चे की नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर आधारित है। जब इन्हें चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। हाँ, अब इसे समझते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे चिंतन दंड से प्रभावित होते हैं। परिवार के लोग कुछ ना कुछ कार्यों ने, हाँ, इससे क्या है, बस क्या है इसमें कि ये ऐसा स्टेज है, यहाँ पे बच्चा क्या होता है, डर के कुछ काम करना पड़ता है कि अगर अब मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे पिटाई लगेगी, अगर उसकी बात नहीं माना तो मुझे मतलब पिटाई हो जाएगी। ये डर से जो काम किया जाता है ना, ये वही स्टेज है, ये वही दंड और आज्ञा। जैसे आपको इससे भी समझ में आ रहा है, दंड, पनिशमेंट एंड ऑर्डर। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर पालन पर आधारित है। यहाँ पे क्या है, सजा और आज्ञा पर आधारित है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चा, जैसे कि हिंज ने चोरी किया तो बच्चा सोचता है अगर वो चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगा। बच्चा ये सोच रहा है कि अगर वो चोरी करता है तो उसे सज़ा मिलेगी, तो उसे मार पड़ेगी। इस अवस्था में बच्चा इसी चिंतन में रहता है कि इस सही कुछ गलत करते हैं तो उसके घर वाले उसे मारेंगे, ठीक है। ये वही पॉइंट था, दंड और आज्ञा। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या है दूसरा इसका पॉइंट, अहंकार की अवस्था, ठीक है। इस क्या है, अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन स्वरूप में बदल जाता है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वो परिपक्व होता है, वह अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं को समझने लगता है। अगर उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वो झूठ बोलेगा, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, उसका सोचने का जो होता है नज़रिया बदल जाता है। बच्चे की आयु बढ़ जाती है, उसका सोचने का नज़रिया बदल जाता है, वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर होने लगता है। वो अपनी इच्छाओं और अपनी इच्छा आवश्यकता सबको समझने लगता है। और उसका क्या हो जाता है कि अगर जो चीज़ चाहिए, अगर वो झूठ बोल कर मिल रही है तो वो झूठ बोलेगा, अगर भूख लगी है तो चुरा कर खाएगा, ये आता है, ठीक है। इस अवस्था को एक अंडरलाइन करते हैं यहाँ पे। क्या है, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। जैसे व्यवहार सामने वाला करेगा, दूसरा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है। इसे भी फिर एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बच्चा अगर उसकी कॉपी, कोई बच्चा अगर किसी बच्चे की, सामने वाले बच्चे की कॉपी फेंकता है तो वो उसके क्या करेगा, उठाकर कलम फेंकेगा, मतलब रिवर्स में करेगा। अगर पेंसिल तोड़ दी तो उसका कलम तोड़ देगा। ये होता है, यहाँ पे ईगोपन आता है, ठीक, ईगोपन आ जाता है। अब आता है कनेक्शन स्तर, कन्वेंशन स्तर, सॉरी कन्वेंशन, क्या हो रहा है, हाँ, रूढ़िगत, कन्वेंशन स्तर, रूढ़िगत नैतिकता स्तर, इसे कन्वेंशन स्टेज भी कहते हैं और रूढ़िगत नैतिकता स्तर, कंफ्यूज मत होइएगा। 10 से 13 ईयर तक, 30। तो इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, बच्चा जो सामने वाला अगर सही बोल रहा है तो सही है, सामने वाला बोल रहा है गलत तो गलत है। इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, अगर सामने वाला बोल दिया अच्छा, हाँ अच्छा लग रहा है तो सही है। अगर सामने वाला बोल दिया गलत है, अच्छा भी लग रहा हो और सामने वाला बोल रहा है कि नहीं अच्छे नहीं लग रहे हो, तो वो उसी को मानेगा। ये आता है, ठीक है। अब आते हैं, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
कौन सा स्टेज है? इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे गुड बॉय और गुड गर्ल, इसमें क्या होता है कि बच्चा गुड बॉय, बस गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की चाहत। इस अवस्था में बच्चे जो भी करता है वह दूसरे लोगों को दिखाने के लिए करता है। यहाँ पे बच्चा का क्या हो जाता है, कुछ भी करेगा वो दूसरे को दिखाने के लिए कर रहा है। अगर वो तैयार हो रहा है, चाहे वो अपना अच्छापन दिखा रहा है, तो वो अच्छा, मतलब अच्छा बॉय या अच्छा गर्ल बनने के लिए कर रहा है। इस स्टेज में ये होता है, ठीक है, समझ गए। गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए करता है। जो भी करेगा बस वो दिखावा के लिए करेगा। सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, इसमें बच्चा कानून और तथा सामाजिक को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इस स्टेज में क्या होता है, कानून और सामाजिक तक बनाए रखने की भावना विकसित होने लगती है। इस अवस्था में पहले बच्चा समाज में बस इसलिए शामिल होता है क्योंकि उसे अच्छा बनना होता है। इससे पहले का जो स्टेज था उसमें बच्चा क्यों सोसाइटी में शामिल हो रहा था, क्यों वो अच्छा बने, अच्छा सुनने को मिले, उसको अपने बारे में अच्छा सुनने को मिले। लेकिन इस अवस्था में वो खुद समझने लगता है और समाज के नियम और नियमों को मानने लगता है। पर इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा सोसाइटी में शामिल होता है, खुद को समझने लगता है और समाज के जो नियम होता है, कानून होता है, उस चीज़ को समझने, उसका वैल्यू देने लगता है। इसलिए वो शामिल होता है और उस चीज़ को वैल्यू देता है, नियम और कानूनों को मानने लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पोस्ट कन्वेंशन लेवल, सामाजिक समझौता की अवस्था। थर्ड स्टेज ये रहा, सामाजिक समझौता की अवस्था। अब इसे समझता है, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये लास्ट है। इस अवस्था में व्यक्ति लेन देन में विश्वास करने लगता है। इस स्टेज में आकर जो व्यक्ति होता है वो लेन देन में विश्वास करने लगता है। मतलब व्यक्ति समाज के साथ समझौता करना सीख जाता है, मतलब समाज के साथ समझौता करना सीख जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट होगा, विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियंस, विवेक हो गया, विवेक की अवस्था, ये लास्ट होगा ना, हाँ ये लास्ट होगा। कौल वर्ग का या नैतिक का लास्ट अवस्था है, ये लास्ट अवस्था है। इसमें व्यक्ति में विवेक बंद हो जाए, मतलब विवेक हो जाता है, खुद का बुद्धि हो जाता है। व्यक्ति में अब अच्छे बुरे अनुचित और स्वयं की पहचान करने लगता है। वो अच्छा बुरा, वो जो है ना, अब वो ये नहीं सोचता है कि सामने वाला मुझे अच्छा बोलेगा तो मैं अच्छा हूँ, सामने वाला बुरा बोलेगा तो मैं बुरा हूँ। वो खुद समझने लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, पहचान ले। अब व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर ही नहीं जीवित रहने लगता है। अब जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ विवेक के आधार पर जीवित रहने लगता है। तो लास्ट में क्या हो कि व्यक्ति जो है उसको कोई आकर बोलेगा तुम अच्छे हो तो वो खुश हो जाएगा। गुड बॉय बैड बॉय वाली बात तो है नहीं यहाँ पे हो गया। अब वो अगर खुद में सोचेगा कि हाँ ये अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर बुरा है तो वो खुद ही समझेगा ये बुरा है। इसे किसी को बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब व्यक्ति केवल विवेक अपनी जो है ना बुद्धि से, विवेक के आधार पर ही जीवित रहने लगता है इस स्टेज में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।